हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए और उन्होंने ये डिमांड किया कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आप इन्फरेंसेस और एजम्पशंस को दोबारा डिस्कस करिए विथ मोर एग्जाम्पल्स। बट बाय द टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डिमांड बहुत लेट आई है थोड़ी सी। बट नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा उसमें मैं स्टेटमेंट्स, इन्फरेंसेस और एजम्पशंस के मिक्स क्वेश्चंस और हाँ, मिसिंग कंक्लूजन के भी मिक्स क्वेश्चंस ऐड ऑन करूंगा। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मिसिंग कंक्लूजन्स। कंक्लूजन का जो कॉन्सेप्ट है, किसी भी आर्ग्यूमेंट में, मैंने आपसे कहा किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप देखोगे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स और उसमें जो स्टेटमेंट्स होंगे, ऑल दी स्टेटमेंट्स विल बी प्रीमाइसेस एंड ओनली वन विल बी ए कंक्लूजन। सिर्फ एक यूनिक स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा और बाकी सारे जो प्रीमाइसेस होंगे वो कुछ क्लेम करेंगे उस कंक्लूजन को प्रूव करने का। बेसिक लेसन 3 जो हमने किया था उसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस किए थे, जहाँ पर मैंने डिडक्शन और इंडक्शन दोनों डिस्कस किया, जहाँ पर मैंने वैलिडिटी ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किया था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में लाया था और आपने देखा होगा वहाँ पर मैंने हर आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड किया और उसमें बताया कि ये कंक्लूजन वैलिड था कि नहीं, वैलिड था कि इनवैलिड था, स्ट्रॉन्ग था या वीक था। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमने अपने आर्ग्यूमेंट को इवैल्यूएट किया। चलिए ठीक है, आगे जो हमें आज समझना है, बहुत से क्वेश्चंस आप देखोगे, जनरली जो क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे वो रिलेटेड होंगे मिसिंग कंक्लूजन से। यानी पैसेज तो हमें दिया होगा पर कंक्लूजन नहीं दिखेगा। कंक्लूजन हमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे और उसमें से निकालना होगा। अच्छी बात यह है कि हमें सब्जेक्टिवली इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना, वरना कंक्लूजन को बनाना, निकालना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये फ़ायदा होगा कि हमें स्टेटमेंट्स दिए होंगे और हमें बस उसमें से ये देखना होगा कि कौन सा हमारा कंक्लूजन होगा या नहीं। बाकी जितने भी प्रीमाइसेस जो दिए होंगे वो उस कंक्लूजन को प्रूव कर रहे हैं कि नहीं, बस हमें ये देखना है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक आज हम करेंगे और अभी तक मैंने किसी शॉर्टकट ट्रिक की बात नहीं की है थ्रू आउट जितने भी मैंने लेसन्स किए हैं, लेकिन आज मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि कुछ जगह तो हम टाइम सेव कर सकते हैं ना, कहीं तो हम चीट कोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे होता है ना गेम्स में चीट कोड। तो ठीक है, कभी कभी अगर हमारा 10-15 सेकंड का अगर टाइम बच जाए तो क्यों ना हम करें। तो जब इस तरीके के सवाल हमारे सामने आएंगे, हम उसे कैसे अप्रोच करेंगे वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। पर पहले हम समझेंगे कि कंक्लूजन और इन्फ्रेंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली में क्या होगा, जब स्टेटमेंट्स हमारे सामने दिए होंगे पैसेज के बाद, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से कौन सा वाला कंक्लूजन होगा यार, कौन सा इन्फ्रेंस होगा, क्योंकि बहुत से एक जैसे लगने लगते हैं। ऐसा लगता है ये भी ठीक हो रहा है, ऑप्शन बी भी ठीक हो रहा है, ऑप्शन सी भी ठीक हो रहा है। तो उस केस में हम कैसे अप्रोच करेंगे? उसमें से कुछ इन्फ्रेंसेस भी होंगे और वो वैलिड होंगे, इसीलिए वो हमें कंफ्यूज करते हैं कंक्लूजन से। देखिए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कंक्लूजन की बताई है और जो यहाँ मैंने लिखा भी है। अब देखो, मैंने यहाँ लिखा है कि कंक्लूजन इज अ यूनिक स्टेटमेंट। ठीक है, कंक्लूजन जो होता है वो एक यूनिक स्टेटमेंट होता है और जितने भी प्रीमाइसेस होंगे वो उसको इन्फ्रेंशियली क्लेम करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, उसको लाने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर हम देखेंगे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, जब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन जो क्रिटिकल रीजनिंग के आएंगे वहाँ पर हम ज़्यादातर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स ही देखेंगे। बहुत ही रेयर चांसेस में हमें डिडक्टिव दिखने को मिलेगा। अब मैंने यहाँ एक फिर से डेफिनेशन लिखी है, इन्फरेंस इज अ लॉजिकल डेरिवेशन। ये आप पढ़ सकते हैं। दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीमाइस और प्रीमाइसेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। यानी मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में जो प्रीमाइसेस हैं उस इंफॉर्मेशन से मैं कुछ इन्फर करता हूँ, तो उसको मैं इन्फरेंस बोलता हूँ। और जो फाइनली जितने भी प्रीमाइसेस हैं, जिस आर्ग्यूमेंट में जो फाइनल जितने प्रीमाइसेस हैं जो उसको फाइनल एक स्टेटमेंट को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा कंक्लूजन होता है। यानी कंक्लूजन रहेगा और इन्फ्रेंस रहेगा, दोनों मिक्स नहीं हो सकते। यानी इन्फ्रेंस कंक्लूजन नहीं हो सकता और कंक्लूजन को हम इन्फ्रेंस नहीं बोल सकते। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो, और अगर नहीं आई तो फिर से एक डायग्राम आज हम देखेंगे जो हमने देखा था स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस वाला। तो वो डायग्राम फिर से निकालता हूँ मैं आज, मैं यहाँ सामने लेके आया हूँ।
तो फिर से एक हैप्पी फेस दिख रहा है मुझे। अब इसमें मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ? मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि इस बंदे के साथ आज अच्छा हुआ है कुछ, इसका मूड अच्छा लग रहा है देखने में, इसीलिए क्योंकि इसके साथ कुछ अच्छा हुआ है या अंदर से ये बहुत खुश है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये मेरा इन्फरेंस है। पर अगर मुझे इस फेस को देख के कुछ कंक्लूड करना हो तो बोलूँगा ही इज स्माइलिंग टुडे। आई होप ये यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि द पर्सन इज स्माइलिंग। ये फाइनल कंक्लूजन है, इसके बाद कुछ नहीं है, दैट्स इट। यानी जितने भी हमारे इन्फरेंसेस, प्रेमाइसेस सब मिला करके एक ही कंक्लूजन को पॉइंट आउट करेंगे। अब इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर करेंगे क्वेश्चंस में, तो उसके लिए आज हम नया चीट कोड सीखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आई होप इस डायग्राम की मदद से कुछ आपको आइडिया लग गया हो कि कैसे हम अप्रोच करेंगे जब हम आर्ग्यूमेंट को देखेंगे, क्या इन्फ्रेंस होता है, जो मिडिल ऑफ दी प्रीमाइसेस होंगे उसमें से हम कुछ अपनी एड ऑन इन्फॉर्मेशन को जोड़ करके कुछ इन्फ्रेंस निकालते हैं, और कंक्लूजन तो सिर्फ एक होता है जो सारे प्रीमाइसेस का सार होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उससे हम सीखेंगे चीट कोड। तो पहला क्वेश्चन फिर से वही इंस्ट्रक्शंस पहले मैं पढ़ देता हूँ, और सभी के लिए इंस्ट्रक्शंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में वही इंस्ट्रक्शंस होंगे ऑलमोस्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ पैराग्राफ इज गिवन फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस ईच गिविंग अ कंक्लूजन विच मे और मे नॉट फॉलो, यानी कि हो सकता है कंक्लूजन फॉलो भी हो या ना भी फॉलो हो। चूज द वन विच रिफ्लेक्ट्स द कंक्लूजन दैट फॉलोज, बस जो उसमें से कंक्लूजन फॉलो हो रहा है उसको हमें सिलेक्ट करना है। यानी कि कंक्लूजन सिर्फ एक होता है, इस बात का प्रूफ है कि 5 मेरे पास जो ऑप्शन होंगे उसमें से कोई एक कंक्लूजन होगा। यहाँ पर वो वाला इन्फरेंस में क्या होता था, हो सकता है ऑप्शन 1 भी, ऑप्शन 2 भी, तो उसके अलग से ऑप्शंस मैंने दिए थे। 5 स्टेटमेंट्स में से हो सकता है 3 इन्फर हो रहे हो या कोई भी इन्फर नहीं हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन एक ही होगा हमेशा, और इसीलिए इन्हीं में से हमें सिलेक्ट करना है। चलिए पहला पैसेज पढ़ते हैं बहुत तेजी से। इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन at 762 million in 2017 will peak at around 1.1 billion between 2040, यानी कि 762 मिलियन से ये बढ़कर हो जाएगी 1.1 मिलियन 2040 में, ये प्रेडिक्शन है, एंड 2050 बिफोर शार्पली प्लमिटिंग टू 578 मिलियन, यानी कि हमारे 2017 से भी नीचे चले जाएंगे हम बाय 2100। यानी वर्किंग एज वाले जो बंदे होंगे हमारे यहाँ, हमारी जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, और ये होगा वो 2040 और ये होगा वो 2100, और यहाँ हैं अभी हम 2017 पे। तो हमारा पीक करेगा और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट कहता है। लास्ट प्रीमाइस क्या कहता है, द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आर फार रीचिंग। चलिए ये हमारा पैसेज हो गया, 2 लाइनर पैसेज है, 2 प्रीमाइसेस यहाँ पे दिए हैं। लास्ट प्रीमाइस कहता है द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आर फार रीचिंग, यानी इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे बहुत ही लंबी दूरी तक हमारे जाने वाले हैं। देखिए क्या स्टेटमेंट्स कहते हैं, चलिए स्टेटमेंट्स की तरफ चलते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, शार्प फॉल्स इन वर्किंग एज पॉपुलेशन विल रिक्वायर इंडिया टू परस्यू लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसीज और ऑल्टरनेटिवली इम्प्रूव वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यानी जो फॉल आएगा, हमारे पीक जो हमारा नीचे की तरफ जाएगा, तो उस दौरान हम क्या करेंगे, तब हमें इंडिया को अगर वापस से अच्छे वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना होगा तो हमें अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लिबरल बनाना होगा और ऑल्टरनेटिवली हमारी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाना होगा। ठीक है, चलिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये तो हमारे पैसेज से काफ़ी मिलती जुलती है। चीट कोड क्या है ये अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, पहले आप सारे स्टेटमेंट्स देख लो। ऑप्शन ए आंसर हो सकता है, सोचिए थोड़ी देर दिमाग में, पहले ऑप्शन बी भी देखते हैं। आपको पॉज करना है, आपको ध्यान होगा जब कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको उसको पॉज करना है, फिर उसको डिस्कशन को देखना है। ऑप्शन बी कहता है वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज नथिंग टू डू विथ एम्प्लॉयमेंट रेट्स। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का एम्प्लॉयमेंट रेट से कोई लेना देना नहीं होता है, बड़ा डिफरेंट कंटेंशन है। ऑप्शन सी देखते हैं, फोकस ऑन जेंडर डिस्पैरिटी, फोकस ऑन जेंडर डिस्पैरिटी शुड बी द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट दैन वर्किंग एज पॉपुलेशन। क्या जेंडर डिस्पैरिटी की कोई बात हुई है आर्ग्यूमेंट में? जी नहीं, चलिए इसको भी छोड़ते हैं। ऑप्शन डी की तरफ जाते हैं, टू सस्टेन लार्ज पब्लिक सोशल सिक्योरिटी विथ स्मॉल वर्कफोर्स वुड बी एन ईजी टास्क। क्या ये पॉसिबल है?
कि छोटे से थोड़े से स्मॉलर वर्कफोर्स से हम ज़्यादा लोगों का पेट पाल सकते हैं? 10 लोग काम करेंगे, 100 लोग खाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत इजी टास्क नहीं होगा, ये भी कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है। तो बी सी डी तो बहुत ही दूर दूर रहे हमारे आर्ग्यूमेंट से। ऑप्शन ई देखते हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन विल रिजल्ट इन कंट्रीज विच आर वर्किंग एज पॉपुलेशन। नहीं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाएगा जहाँ पर नहीं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की कोई अभी तक बात नहीं हुई है। हाँ, वर्किंग एज पॉपुलेशन की ज़रूर बात हो रही है, तो ऑप्शन ई भी कुछ दूरी है। ठीक है, चलिए अब एक चीट कोड की जो मैं आपसे बात कर रहा था वो करते हैं। जब भी इस तरीके के सवाल हमारे पास सामने आएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस आर्ग्यूमेंट को पढ़ना है, वो तो हम पढ़ ही रहे थे, इंडियाज़ वर्किंग एज वाला हमने पूरा पढ़ा। हमें कुछ नहीं करना है, हमने सारे ऑप्शंस के आगे देयरफॉर लगा के देखना है कि क्या देयरफॉर लगाने के बाद क्या मेरा आर्ग्यूमेंट प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसको देयरफॉर लगा के पढ़ूंगा पहला स्टेटमेंट को। इंडियाज़ वर्किंग एज पॉपुलेशन एट 762 million in 2017 will peak at around 1.1 billion between 2040 and 2050 before sharply plummeting to 578 million by 2100. The implications of these demographic trends are far-reaching. Therefore, sharp falls in working age population will require India to pursue liberal immigration policies or alternatively improve workforce participation rate. क्या मैंने बिल्कुल सही कंक्लूजन पे टिक करके आया है? क्या मैंने बिल्कुल सही कंक्लूजन डिराइव किया है? बिल्कुल। कैसे पता चला? ऑब्वियसली जब मेरा वर्किंग एज पॉपुलेशन गिरा तो उसको उठाने के लिए लास्ट में मैंने कंक्लूड किया देयरफॉर इट हैज़ टू बी कॉम्पनसेटेड बाय लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसीज़। हमें बाहर से लोगों को आने का न्योता देना पड़ेगा, बाहर के लोगों को एंट्री देनी पड़ेगी, तभी तो हम वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट को और बढ़ा पाएंगे, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कम होगी तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स कम हो जाएंगे। अब ये देयरफॉर बाकी में लगा के देखो, ऑप्शन बी में लगाओ, ऑप्शन सी में लगाओ, डी में लगाओ, ई में लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऑप्शन ए स्ट्रॉन्गर आंसर होगा और बाकी सारे कंक्लूजन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। इसका सॉल्यूशन आप पॉज करके फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, Reliance Industries announced that it has raised a cumulative 2.12 lakh crore through a variety of channels over the last few months. Of particular interest is the strategic partnership with the global technology giant Google and Facebook. ये तो हमें पता है, अभी हाल ही में ऐसा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो है एक पैक्ट किया है गूगल और फेसबुक से। उन्होंने काफ़ी, गूगल और फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है लगभग 2.25 लाख करोड़ का उस पर्टिकुलर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। बैक्ड बाय द इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स टेक्नोलॉजी आर्म जियो प्लेटफॉर्म्स, मतलब जियो में उन्होंने काफ़ी पैसा लगा दिया है, यानी कि जियो का नेटवर्क भी उन्हीं का, एप्लीकेशंस भी अब फेसबुक और गूगल की हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या थोड़ा सा मार्केट मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? 3-4 बड़े महारथी अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्री का? तो चलिए देखते हैं क्या मुझे इन सब बातों में इमोशनली नहीं पढ़ना है अभी, पर थोड़ा इमोशनली तो आदमी हो ही जाता है। ऐसा तो नहीं कि आप पैसेज पढ़ो और इमोशनल ना हो जाओ, वो तो हो ही सकते हैं, वो तो हम इंसान हैं तो हम इमोशनल होंगे ही होंगे, बट हमें लॉजिकली सोचना है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। देयरफॉर मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, चीट कोड। Therefore, the potential of Indian market for global technology giants, पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, therefore लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, therefore the potential of the Indian market for global technology giants and the talent pool it offers which can be tapped for designing products is huge and immense. ये तो अभी मैंने इमोशनली भी डिस्कस किया कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फेसबुक, गूगल और जियो प्लेटफॉर्म, तो इंडिया की मार्केट को वो काफ़ी हद तक पोटेंशियल है उनको दिख रहा है इंडियन मार्केट में, इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े ग्लोबल टेक्नोलॉजी जाइंट्स ने उसमें इन्वेस्ट किया और वो प्रोडक्ट्स को, नए नए एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करेंगे, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ह्यूजली और इमेंस हो जाएगा। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आंसर। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। देयरफॉर बंडलिंग बाय लार्ज टेक्नोलॉजी फॉर प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूसेस अ लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी इन सर्विस प्रोपोजिशंस। क्या यहाँ पर कुछ इनएफिशिएंट हो जाएगा? अगर इतनी सारी लार्ज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे तो क्या इनएफिशिएंट हो जाएंगे हम? जी नहीं, ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, इसको तो हम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर सकते हैं। सी पढ़ते हैं। देयरफॉर बंडलिंग ऑफ सो मेनी प्लेटफॉर्म्स विल लीड टू टफ कंपटीशन।
Therefore, bundling of so many platforms will lead to tough competition. यहाँ कई competition की बात हो रही है. देखिए, ये इन्फर किया जा सकता है, ये एक इन्फ्रेंस है, काफ़ी हद तक ये एक इन्फ्रेंस है, लेकिन ये कंक्लूजन हो सकता है? जी नहीं. ऑप्शन ए की लाइट में ये इतना अच्छा कंक्लूजन नहीं हो सकता हमारा. ठीक है, हाँ इन्फ्रेंस ज़रूर हो सकता है कि हाँ टफ कंपटीशन हो जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि इतनी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े कंपनीज एक साथ अगर मर्ज होंगे या उनका इन्वेस्टमेंट होगा तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो टफ होगा ही होगा. तो ये इन्फ्रेंस है. हाँ, ऑप्शन डी क्या कहता है? डेटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट एजेंसी इज एन ईजी टास्क. जी नहीं. जब इतने सारे लोग डाटा यूज़ करेंगे, जियो भी होगा, गूगल भी होगा, फेसबुक भी हो जाएगा और बहुत सारा डाटा उसमें वो लोग एक दूसरे से शेयर भी करेंगे. बहुत से जियो के प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ई कॉमर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, और जब उनको ये पता चलेगा कि व्हाट्सएप पे हम क्या बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसका एआई यूज़ करके वो अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे. तो उनके हमारे डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के गवर्नमेंट के लिए माथापच्ची होगी, वो एक मुश्किल टास्क हो जाएगा. तो ये कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट होगा, तो ये हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता. ऐसे ही ऑप्शन ई, बंडलिंग ऑफ द सर्विसेज विल एडवांटेज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट, ये भी एक इन्फ्रेंस हो सकता है. ऑब्वियसली एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट बनेगा आने वाले समय में, यानी नेटवर्क भी जियो का होगा, मोबाइल भी उन्हीं का होगा, नेट उसके अंदर जो ऐप्स होंगी वो गूगल और फेसबुक द्वारा बनाई गई होंगी. तो एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा. बट इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए ये सारी चीज़ें बंडल होते हुए दिख रही हैं ऑप्शन ए में. ऑब्वियसली ऑप्शन ए हमारा एक बहुत ही बेटर स्ट्रॉन्गर आंसर होगा. फिर वही स्ट्रेटजी कि हमें सारे ऑप्शन ज़रूर देखने हैं, भले ही हमारा ऑप्शन ए बड़ा स्ट्रॉन्ग आंसर आ रहा हो सकता है हमें बेटर ऑप्शन मिल जाए जो और बाकी चीज़ों को भी बंडल करता हो. इसी के साथ हम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे. इस सॉल्यूशन को आप पढ़ सकते हैं. चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ूंगा अब मैं. बीजेपी एंड शिवसेना वर प्री पोल अलाइज. ये महाराष्ट्र में अभी जो इलेक्शन हुआ है उससे रिलेटेड एक पैसेज है. दे वन द मैंडेट टू गवर्न, ये तो हमें पता ही है अभी उनका मैंडेट था दोनों का. बट वंस दे फेल आउट, उनका आपस में मिनिस्ट्री को लेकर के, चीफ मिनिस्टर उनका कौन होगा, सीएम कौन होगा, पावर को कैसे वो बांटेंगे आपस में, उसको लेकर के टसल हुआ और उसके बाद वो फॉल आउट हो गए. और शिवसेना ने अलायंस कर लिया कांग्रेस और एनसीपी के साथ. सिग्निफाइड द मदर ऑफ ऑल पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस. हमें एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिला. काफ़ी मजाक उड़ाया गया एक तरीके से देखा जाए तो. जोड़ गांठ की वजह से काफ़ी डेमोक्रेसी का नुकसान हुआ. गिवन दी अदर टू पार्टीज पब्लिक एंड एम्फेटिक डिफरेंसेस विद दी हार्ड लाइन हिंदुत्व बेस्ड शिवसेना बहुत ही हार्ड लाइन हिंदुत्व करती है और बीजेपी भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से. तो दोनों का अलायंस इसलिए बना हुआ था. लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर के लिए तो आदमी लोग अपने प्रिंसिपल्स भी भूल जाते हैं. Similarly, BJP's readiness to join hands with Ajit Pawar, whom they had relentlessly accused for massive corruption, demonstrated the burial of principle for power. Even BJP ने भी ऐसा ही कुछ किया जब उन्होंने अजीत पवार के साथ अलायंस करने की कोशिश की और एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की. और हमने देखा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूरियल ऑफ प्रिंसिपल फॉर पावर हुआ. चलिए बहुत तेज़ी से स्टेटमेंट्स देखते हैं. स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहता है पार्टीज एडेयर्ड, देयरफॉर द पार्टीज एडेयर टू द ग्लू ऑफ पावर, नॉट अटैचमेंट टू प्रिंसिपल्स. बिल्कुल क्लियर कंक्लूजन मुझे होता हुआ दिख रहा है. लास्ट लाइन के बाद तो ये बिल्कुल क्लियर कंक्लूजन दिख रहा है. चलिए ऑप्शन बी, सी, डी, ई भी देखना हमारा फर्ज बनता है. ऑप्शन बी कहता है पॉलिटिकल पार्टीज आर अनरीजनेबल इन डिमांडिंग पॉलिटिकल पावर. क्या ऐसा हो सकता है? देयरफॉर पॉलिटिकल पार्टीज, क्या देयरफॉर बोल करके मैं अपना कंक्लूजन को, अपने आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड कर सकता हूँ? क्या पॉलिटिकल पार्टीज अनरीजनेबल होती हैं डिमांड करने में पॉलिटिकल पावर को लेकर के? ये इन्फर किया जा सकता है. इट्स एन इन्फ्रेंस बट इट कैन नॉट बी अ वेरी गुड कंक्लूजन. ऐसे ही ऑप्शन सी, देयरफॉर द कोलिजन गवर्नमेंट्स आर द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी. जी नहीं, बिल्कुल ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही हटके है अलग. कोलिजन गवर्नमेंट्स क्या बैकबोन हो सकती है डेमोक्रेसी की? बिल्कुल भी नहीं. द हेस्टी अलायंस ऑफ बीजेपी विद अजीत पवार वॉज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर. द हेस्टी अलायंस ऑफ बीजेपी वॉज एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर. बिल्कुल ये इन्फर्ड है, बट क्या ये हमारा स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन हो सकता है? जी नहीं. इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन डी विल नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन. ऐसे ही कन्वेंशनल एजम्पशंस, पॉपुलर रिस्पॉन्सेज एंड इंटर पार्टी इक्वेशंस आर फॉर एवर इन फ्लक्स. जी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है. बहुत सालों से शिवसेना और बीजेपी एक साथ थे, तो पॉपुलर रिस्पॉन्सेज फ्लक्स में है ये नहीं बोल सकते. हाँ, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स
इन द एडहेरेंस ऑफ फॉर द ग्लू ऑफ पावर इट हैपेंड। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमें मिल रहा है और हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। चलिए इसका डिस्कशन भी देख लेते हैं। डिस्कशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइनली, in reality, being subject to the facial recognition system is far more inconvenient than simply paying for a cup of tea with cash or standing in an airport queue. इसका क्या मतलब? premise कहता है, in the absence of data protection safeguards, sensitive personal information about individuals can be used for any number of purposes and shared, sold and processed in the plethora of ways. अब यहाँ पर बात हो रही है कुछ इंफॉर्मेशन सेफगार्ड की, यानी मैं अब थोड़ी सी मेरी प्राइवेसी कम हो गई होगी, सेंसिटिव मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत तरीके से यूज भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका क्या स्टेटमेंट्स हमें ऑप्शन आगे दिए गए हैं। पहला कहता है द फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मेक्स प्राइवेसी वनरेबल ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर अगर मैं देयरफॉर लगा दूं तो मेरा कंक्लूजन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बिल्कुल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वाली बात अभी हमने पहले ही प्रूव करी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से मेरी प्राइवेसी पे काफ़ी असर पड़ता है। मैं अगर किसी रेस्टोरेंट या बार में जा रहा हूँ तो लोगों को पता है, मैं किसी गवर्नमेंट एंटिटी को या प्राइवेट एंटिटी को मेरे बारे में पता है कि मैं ऐसे ऐसी जगहों पे गया हूँ, क्योंकि मेरा फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम उनके पास है। उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वो मेरी जो प्राइवेट लाइफ है उसको पॉन्डर कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन बी क्या कहता है, देयर इज अ होल अंडरवर्ल्ड मार्केट फॉर इंफॉर्मेशन इन द डार्क वेब। अब मैं अगर यहाँ देयरफॉर लगा दूं और पीछे अपना आर्ग्यूमेंट पढ़ूं तो ये बहुत ही सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट होगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल ये बात सत्य हो सकती है कि कोई अंडरवर्ल्ड मार्केट होगी, साइबर क्राइम्स आजकल बहुत हो रहे हैं और कोई डार्क वेब में हमारा इन्फॉर्मेशन बिकता भी होगा। और बहुत से लोगों से ऐसा होता भी है, उनकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन तुरंत लीक हो जाती हैं। पता नहीं कैसे लोगों को पता चल जाता है कि इन्होंने नया क्रेडिट कार्ड लिया, उस पर डिस्काउंट्स आने लगते हैं 20% 30% के, और फिर उसके बाद OTP CV सब मांग लिया जाता है। लेकिन क्या मेरे आर्ग्यूमेंट इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं? जी नहीं। हमने यहाँ पर लीकेज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात ज़रूर की, बट साइबर अटैक या किसी डार्क वेब की बात नहीं की गई है, ठीक है ना। तो आप तीसरा एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ भी साइबर क्राइम और फिशिंग अटैक्स की बात करने लगे। बहुत ही स्लिपरी स्लोप हो जाएगा, इसको हम स्लिपरी स्लोप बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसकी वजह से बहुत लंबी दूरी हमने कंक्लूजन की तय कर दी है। तो डी ऑप्शन भी देखते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैन बी यूज्ड वाइडली फॉर सर्वेलेंस पर्पसेज एंड ट्रैक क्रिमिनल्स। ये भी बहुत ही सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट होगा। अगर मैं अपने अभी आर्ग्यूमेंट को पढ़ूँ तो अभी तक हमने कोई क्रिमिनल सर्वेलेंस के लिए अभी तक फेशियल रिकॉग्निशन को हमने यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट में प्रूव होते हुए नहीं देखा। हाँ, हो सकता है ये यूज़ किया जाता हो, एक इन्फर हो सकता है ये, लेकिन कंक्लूजन नहीं हो सकता। ऐसे ही ऑप्शन ई देखते हैं, डेटा प्रोटेक्शन सेफगार्ड्स विल हेल्प इन लीकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर्स ऑफ द डेटाबेस सेंटर्स। ये भी बहुत ही सुपरफ्लुअस साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट हो जाएगा अभी। तो इन द लाइट ऑफ ऑप्शन ए अगेन ऑल द ऑप्शंस डोंट फॉर्म द कंक्लूजन, और कंक्लूजन तो सिर्फ एक ही होगा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जिसमें देयरफॉर लगाने से मुझे लगेगा कि हाँ मेरे सारे प्रीमाइसेस वो इन्फ्रेंशियल क्लेम करेंगे, इस कंक्लूजन को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैंने चालाकी की थी जब मैंने लेसन 3 आपको पढ़ाया था। मैंने चालाकी ये की थी, जो मैंने इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स लिए थे, देयरफॉर लगा करके एग्जाम्पल्स बताए थे, उसमें सिर्फ एक प्रीमाइस लिया था ताकि आप उसको इजीली समझ सकें। लेकिन यहाँ पर तो हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखने हैं ना, तो अब थोड़ा सा और स्मार्ट अप्रोच हमें यूज़ करनी होगी। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका होमवर्क होगा। देखते हैं आप इसका आंसर सही निकालते हैं कि नहीं। इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का आप देख लीजिए और मैं डिस्प्ले करूंगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपको होमवर्क सॉल्व करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना होगा। ये रहा इसके स्टेटमेंट्स, इसको आप क्लियरली पढ़ लीजिए और फिर ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसको भी आप पढ़ लीजिए क्या क्लियर आंसर है, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्यों ऐसा हुआ, क्या मेरा स्टेटमेंट और आपका स्टेटमेंट मैच करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो जो कुछ आज हमने डिस्कस किया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिसलेनियस क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें इन्फरेंसेस, एजम्पशंस और कंक्लूजन के क्वेश्चंस होंगे। तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ फ्रॉम मी।